बीएड वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि पैसेज किस तरीके से करना है, या एमसीक्यू जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो सारे के सारे हम कैसे करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उन सारे टॉपिक को हम आज और कल और परसों ट्राई करेंगे 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। ओके, तो एक मिनट डालते हैं। पैसेज जो है टॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि टोटल 15 क्वेश्चंस में पैसेज का जो वैल्यू है, जो इसका इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा है। क्योंकि किसी किसी एग्जामिनेशंस में 5 क्वेश्चन है, किसी में 8 है, किसी में 11 तक क्वेश्चन पूछा हुआ है पैसेज से। ठीक है, तो आखिर पैसेज का स्ट्रेटजी क्या होगा, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन के नाम से जानते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उसका इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होगा। तो वो स्ट्रेटजी आपके स्क्रीन पे मैं अभी शेयर किया हूँ, और ये 8 पॉइंट्स हम ये अभी 8 पॉइंट्स से कम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स पे हम कवर करेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, क्या हमारा रणनीति होगा, किस तरीके से हम काम करेंगे कि पैसेज बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो ये एक होगा स्ट्रेटजी 8 पॉइंट पे इस पे हम कवर करेंगे। उसके बाद हम सीधा आएंगे एमसीक्यू पे, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, कि खासकर 2020-21 का जो पेपर है, कोशिश करेंगे कि उसको हम सॉल्व करें 20 और 21 का। तो आज हम 21 पे फोकस करेंगे। इसके बाद 21 तरीके से पैसेज कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम 2021 के पेपर सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है 15 क्वेश्चंस, ये 2021 का है। ठीक है, जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस है, वोकैबुलरी के सेक्शन से हैं, जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं। और एक 5 नंबर का ये है पैसेज। ठीक है, इसको भी आज हम समझेंगे किस तरीके से पैसेज को सॉल्व किया जाता है। ओके तो ये है। इसके बाद हम कुछ वोकैब पे भी काम करेंगे। ठीक है, वोकैबुलरी से क्वेश्चंस जो आते हैं, जिसमें खासकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात किया जाए, तो देखो रिलेटेड टू स्टडी से क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि स्टडी ऑफ साउंड्स बताइए क्या होता है। यहाँ पे जो देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 15 पे फोकस कीजिएगा, स्टडी ऑफ साउंड्स को क्या बोलते हैं। तो इसी तरीके से रिलेटेड टू स्टडी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे आपके स्क्रीन पे दिखेगा स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन का बहुत सारे वर्ड्स, कम से कम 20 वर्ड्स का ये एक पीडीएफ आपको दिखेगा जो मस्ट वीवीआई है कि स्टडी ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस क्या होता है, वुमेन्स डिजीज को हम क्या बोलते हैं एक वर्ड में, अर्थक्वेक्स के स्टडी जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब उस स्टडी को क्या बोलते हैं, उस इंसान को नहीं। ठीक है, स्टडी ऑफ मैप मेकिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है, स्टडी ऑफ डिक्शनरी है। ठीक, तो इस तरीके के वर्ड जो आप देख पा रहे हो, स्टडी रिलेटेड वर्ड्स कम से कम 20 वर्ड्स है। इसको हम आज इसको भी कोशिश करते हैं कवर करने की। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सेपरेट सेपरेट करके एक एक टॉपिक से ये सेपरेटली बनाया गया है पीडीएफ, जो आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया जा चुका है ऑलरेडी। पहले से भी स्टूडेंट से मैं बोलते आ रहा हूँ कि माई इंग्लिश कंपेनियन के फाइल में जाइएगा तो आपको दिख जाएगा ये सारे के सारे पीडीएफ। उसके बाद आपको फोबिया का दिखेगा कि फोबिया से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। हर इंसान के पास कोई ना कोई एक फोबिया होता है। उस फोबिया को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, जैसे हाइट से किसी को फियर है, फियर ऑफ हाइट को क्या बोलेंगे, फियर ऑफ फायर को क्या बोलते हैं, कोई अकेला रहता है उसे इसको डर लगता है, उस फोबिया को क्या बोलेंगे, फियर ऑफ वाटर क्या होता है, फियर ऑफ डार्कनेस क्या होता है। ऐसे ही करके 20 वर्ड्स है फोबिया से रिलेटेड। उसके बाद मैनिया भी देखेंगे। मैनिया जो पागलपन कहा जाता है, किसी एक चीज के लेके एक आशिकी, एक दीवानगी, एक पागलपन, उसको हम बोलते हैं मैनिया। ठीक, तो किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे मान लो कि आप बुक्स 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 जब देखो बुक्स पढ़ते रहते हो, एक निगेटिव वे में, मतलब पॉजिटिव वे में नहीं कि आप लाइब्रेरी में सो गए हो और दिन रात पढ़े जा रहे हो। तो उस मैनिया कहीं ना कहीं एक कंपल्सन है वो। ठीक है, ठीक, वो एक्सेसिव डिजायर है वो बुक्स का, उसको हम बोलेंगे बिब्लियोमैनिया। ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो मैनिया से रिलेटेड भी वर्ड्स देख लेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड्स। तो ये सारे बैक टू बैक हम आज के सेशन में जहां तक हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए पहले आते हैं, आज का टॉपिक होगा पैसेज। ठीक है, कि हाउ टू सॉल्व पैसेज एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट। सब कुछ परफेक्ट? क्या है विनोद यादव, क्या कहना है? सर टेस्ट 1 का पैसेज समझा दीजिएगा, क्योंकि उसी में रॉन्ग हुआ कुछ, सेकंड वाले टेस्ट का पैसेज। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट पैसेज ही मैं कोशिश कर रहा हूँ 2021 का जो है पैसेज,
उसको हम कोशिश करते हैं, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा 2021 का जो पेपर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो 8 पॉइंट्स है, फर्स्ट जो पॉइंट है ये है क्वेश्चन फर्स्ट पैसेज नेक्स्ट। देखिए दो तरीके से स्टूडेंट्स पैसेज को सॉल्व करते हैं। कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि पहले क्वेश्चंस किया जाए, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए, उसके बाद पैसेज को देखा जाएगा, ठीक है। वो भी एक तरीका होता है, वो भी एक बेस्ट तरीका है। एक दूसरा भी मेथड है कि पैसेज को पहले पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आइए, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरीका सही है, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस को पहले आप पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप पैसेज पे आइए, एक तरीका ये कीजिए। नहीं तो आप पैसेज, लेकिन ये जो है सेकंड मेथड, अगर पैसेज को पहले पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को बाद में, तो पैसेज को कोशिश कीजिए कि जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट पढ़िए। ये नहीं कि उसी में आप लीन हो गए और एक एक लाइन को पढ़े जा रहे हो, बहुत डीप मीनिंग में घुसे जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। एक ओवरऑल, एक क्या उसको बोलते हैं, एक ओवरव्यू देख लो, ठीक है, फास्ट पढ़ के, ठीक है। उसका मेन थीम क्या है, ठीक है। उसका एग्जैक्ट मेन आइडिया क्या है, उसका मूड क्या है, उसका टोन क्या है ऑथर का, ये समझना जरूरी है, ठीक है, उस पैसेज का। तो ये आप पहले समझिए क्या कि या तो क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए स्पीड में, जो भी क्वेश्चन है 5, उसके बाद सीधा पैसेज पे आ जाइए, ठीक। नहीं तो आप पैसेज पहले पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाइए, और वो भी पैसेज पढ़िए तो एज फास्ट एज पॉसिबल। थर्ड पॉइंट है गेट इन्वॉल्व विद द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड इट। कोशिश कीजिए कि उसमें इन्वॉल्व होकर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की, ये एग्जैक्ट पैसेज कहना क्या चाह रहा है, किस बेसिस पे है, क्या स्टोरी बेस्ड है, या पोलिटिकल बेस्ड है, साइकोलॉजिकल बेस्ड है, या फिलोसफिकल बेस्ड है, या इको बोलते हैं इकोनॉमिकल बेस्ड है, ठीक है। तो इस बेस पे आप पहले इसको पहचानना होगा, ठीक है। पैसेज पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से कोशिश कीजिए कि सारे पैराग्राफ को आप अंडरस्टैंड कर कीजिए, ठीक है। और ये है कि रीडिंग पैसेज जो है, ये एक रीडिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं चेक किया जाता है आपसे। टेस्ट एग्जामिनर यही करना चाहता है कि आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर अच्छे से पढ़े हो, वोकैबुलरी का है, कहीं ना कहीं वर्ड पावर भी है ठीक ठाक, बट आपके पास अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है उस इंग्लिश की, ठीक है। वर्ड पावर है, वो कैब है, बट अगर 4 लाइन 5 लाइन अगर दे दिया जाता है इंग्लिश में, कोई स्टैंजा या कोई पैराग्राफ, अगर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या फायदा फिर उस ग्रामर का, वो कैब का। तो पैसेज का मीनिंग मतलब यही होता है कॉम्प्रीहेंशन, और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग। तो वो कहीं ना कहीं रीडिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है कि कितना अच्छे से आप समझ पाते हो। तो ये पैराग्राफ को आप क्या करना है, उसमें इन्वॉल्व थोड़ा होना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है, ठीक है। कि पैसेज जो है उसका मेन आइडिया क्या है, उसका टोन क्या है, उसका मूड क्या है, उस ऑथर कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि आप इंपॉर्टेंट लाइंस, आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन होगा, आपको पेपर जो मिलेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हो, ठीक, और क्वेश्चंस के बाद आप पैसेज पे आते हो, तो आप क्वेश्चन रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको लाइन में दिखेगा इंपॉर्टेंट लाइंस, या कोई ऐसा पार्ट्स ऑफ द पैसेज जो क्वेश्चंस का आंसर लगेगा, तो कोशिश कीजिएगा अंडरलाइन करने का, ठीक है। वहीं पे जो भी कहा, जहां से भी कीवर्ड्स मिल जाए, जहां से भी हिंट्स मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए, तो आपको वो अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। जो कहीं ना कहीं हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि उसका मेन आइडिया क्या है पैसेज का, ठीक है। उस ऑथर कहना कहना क्या चाहता है, उसका टोन क्या है, ठीक है, उसका मूड क्या है। ये फोर्थ पॉइंट ध्यान रखना। फिफ्थ पॉइंट क्या है, अंडरलाइन और मार्क द कीवर्ड्स, वही मैं अभी बताया, उससे रिलेटेड है। कीवर्ड्स याद रखिए, या क्लू या हिंट्स, जो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि लॉजिकल कनेक्शंस डिस्कवर करने में, ठीक है, वो अच्छा से अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर, डोंट एज्यूम एनीथिंग बेस्ड ऑन योर पर्सनल बिलीफ। कभी स्टूडेंट्स होते हैं कि पैसेज पढ़ते जा रहे अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, डालते जाते हैं, और अपने से कोई अपना पर्सनल बिलीफ के बेस पे कुछ ना कुछ एज्यूम करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक। अगर ये पैसेज बोल दिया कि सूर्य भगवान पश्चिम से निकलते हैं, तो आपको मान लेना है कि हाँ सूर्य भगवान पश्चिम से ही निकलते हैं। अपना सपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा मीनिंग एक्स्ट्रा बिल्कुल उसमें ऐड नहीं करना है। जो पैसेज बोल दिया तो बस बोल दिया, वही उसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा, ठीक है। तो कभी भी एज्यूम मत कीजिएगा, अपने से कुछ भी कंसिडर मत कीजिएगा पैसेज में, एक्स्ट्रा चीज ऐड मत कीजिएगा, ठीक है। जितना वो बोल रहा है बस उतना ही ध्यान देना है, ठीक है।
नेक्स्ट 7वां पॉइंट ये है कि लुक बैक एट द पैराग्राफ व्हेन इन डाउट। जब जब क्वेश्चंस करते हो तो आप ऑप्शन देखते हो चार, तो कभी कभी लगता है डबल डीप में आ जाते हैं, लगता है कि ए भी सही है, बी भी सही है। तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा लुक बैक करने को पैराग्राफ पे सीधा जाइए। जब भी डाउट ऐसा फीलिंग होगी तो बार बार कोशिश कीजिएगा पैसेज पे जाने का हमेशा, ठीक है। जब भी थोड़ा सा भी डाउट लगेगा तो पैसेज थोड़ा सा फिर से जाइए, बैक करके फिर पढ़िए। ओके, तो ये एक तरीका होता है। और एक लास्ट पॉइंट 8 नंबर है, रीड द क्वेश्चंस एंड ऑल द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। आपको भी पता है कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जो भी सबसे बेस्ट और मोस्ट एप्रोप्रिएट उसमें ऑप्शन है वही चूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा मेन 8 पॉइंट्स है पैसेज को सॉल्व करने का। और इसको समराइज किया जाए तो क्या आपको समझ में आया? पहला बात ये कि आप तो ये क्वेश्चन करके पहले क्वेश्चंस पढ़ के पैसेज पढ़ सकते हो, नहीं तो पैसेज पढ़ के क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश कीजिए कुछ भी पहले पढ़िए तो फास्ट पढ़ना है, एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, और नेक्स्ट कोशिश कीजिएगा कि पैराग्राफ जब भी पढ़िए तो उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है, ठीक है। और जहां जहां इंपोर्टेंट लाइन्स या जहां जहां ऐसे पैसेज में जहां कीवर्ड्स मिलेगा उसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कवर करने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें लॉजिकल कनेक्शंस ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और अथर का मूड और टोन क्या है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी कुछ नहीं है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है पैसेज, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका जो आंसर होता है किसी भी क्वेश्चन का उसका आंसर इसी में छिपा होता है, बस आपको स्मार्टली ढूंढना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब 2021 का पेपर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे किसी को कुछ कहना है, कुछ दिक्कत किसी को? किसको नहीं दिख रहा है जी? आप फोन को रोटेट कीजिएगा और फुल स्क्रीन कीजिएगा तो बिल्कुल दिखेगा। मैं और जूम करने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। ये है 2021 का पेपर, 1 से 15 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? सभी को दिख रहा है ना कि कोई इशू आ रहा है? बताओ जी, बोलो जी कुछ। सब कुछ सही है, परफेक्ट है, स्क्रीन शो कर रहा है, यस और नो? यस, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, इसी में हम लोग पैसेज कर लेंगे, जो मैट्रिक बताया अभी, को जो टिप्स बताया, जो स्ट्रेटजी बताया। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ऑर्डर ये पूछा हुआ है किस में, टोटल 15 क्वेश्चंस, उसी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ डैश डाइट। थोड़ा सा और जूम करते हैं, एक एक क्वेश्चन को ही देखते हैं, ज्यादा बेटर है। देखो तो अब शायद दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे फोकस कीजिएगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट डैश डाइट, क्या आंसर दोगे बताओ तो, थोड़ा आंसर देते चलिए तो आप भी, आपके अकॉर्डिंग, आपके आंसर के अकॉर्डिंग, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा बेटर होगा। आंसर दीजिए, देखिए कितना आप तैयार हो एग्जामिनेशंस के लिए, कितना सही हो पाता है ये 15 क्वेश्चन में। यस, बैलेंस्ड स्टूडेंट का कहना है, सबको पता है बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि कह रहा है कि मेंटेन, अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए किसी को भी अच्छा डाइट करना चाहिए, मतलब कि संतुलित आहार लेना चाहिए। अब रिच आहार क्या होता है? स्पाइसी कौन खाएगा, मसालेदार, तो संतुलित हो जाएगा। सॉल्टी खाओगे तो संतुलित होगा, मतलब मेंटेन कर पाओगे गुड हेल्थ? नहीं। तो ऑब्वियस है कि स्पाइसी नहीं होगा, सॉल्टी नहीं होगा, रिच नहीं होगा,
ठीक है, तो होगा बैलेंस्ड, मतलब संतुलित आहार लेना होगा, तभी जाके अच्छा हेल्थ मेंटेन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। बताना तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जूम और करता हूं मैं। कहाँ गया जी, इतना भी जूम मत करके भाग जाए। द पुलिस डैश द मॉब, क्या आंसर दोगे? पुलिस जो पुलिस है ना, पुलिस, वो पूरे भीड़ को क्या किया है, मतलब कि कई दिशाओं में इधर उधर बिखेर दिया। मतलब बहुत जगह मॉब, मतलब कि एक हिंसक भीड़ को बोलते हैं। मॉब हो या क्राउड हो, ठीक है, उस क्राउड और मॉब को पुलिस आया और खदेड़ना शुरू किया। ठीक है, और खदेड़ने का मतलब बिखेरना शुरू किया कई दिशाओं में, अलग अलग तोड़ कर। ठीक, तो उसको हम बोलेंगे क्या? अब स्कैटर का मतलब ही बिखराव होता है, बट स्कैटर का सेंस यहाँ पे लोगों के लिए कभी नहीं होगा। ठीक है, और वाटर के लिए स्कैटर कर सकते हो कि पानी इधर उधर छितर गया, बिखर गया, ऐसे बोलते हैं ना, तो स्कैटर द वाटर होता है, बट यहाँ पे स्कैटर का सेंस भी नहीं लगाएंगे। इसका आंसर जो भी स्टूडेंट अगर फोर्थ बोल रहे हैं, डिस्पर्स्ड, बिल्कुल राइट आंसर होगा। डिस्पर्स्ड का मतलब ही होता है कई दिशाओं में बिखेरना। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ड्रोब, मिलना फिरना, डिस्बैंडेड अलग वर्ड है, इसमें इसका यूज बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक, डिस्बैंड का अगर शुद्ध हिंदी जानना चाहते हो तो आप बोल सकते हो डिस्बैंड का मतलब उखड़ना, उखाड़ना समझते हो, तोड़ना समझते हो ना, तो उसको बोलते हैं। यहाँ पे तोड़ना, लोगों को तोड़ने की बात नहीं हो रही है, ठीक है, भंग करने की बात नहीं हो रही है, ठीक, मारकर तोड़ना उखाड़ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ से बिखेरने की बात हो रही है, मतलब कि इधर उधर छितरने की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए आंसर डिस्पर्स होगा। थर्ड नंबर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड नंबर है द शेफर्ड वॉज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शीप, क्या बोलोगे? आंसर दो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। चार वर्ड है, क्रीव वर्ड है। अब क्रीव कहाँ यूज किया जाता है बताना, क्योंकि ये चारों वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। फ्लीट कहाँ यूज किया जाता है, गैंग का मतलब, अब फ्लॉक का मतलब, ये चारों वर्ड समझते हैं। तो स्टूडेंट का कहना है फोर्थ। सभी का आंसर हो गया? ओके, इसका आंसर जो भी स्टूडेंट फ्लॉक बोल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा, फ्लॉक ही होगा। अब ये समझते हैं बाकी के तीन क्यों नहीं होगा, क्या रीजन हो सकता है कि नहीं होगा। तो चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि जो फ्लॉक होता है, ये होता है शीप या गोट्स या गीज जो होता है, बतख, इसके ग्रुप को बोलते हैं हम लोग फ्लॉक। क्या बोलते हैं? फ्लॉक। अगर भेड़ के भीड़ हो या बकरी का भीड़ हो या गीज का वो समूह हो, उसको हम बोलते हैं फ्लॉक। ओके, अब आता है वर्ड क्रीव। तो क्रीव का मतलब होता है पता है क्या? कोई भी शिप हो, कोई जहाज जिसको बोलते हैं जो पानी में चलता है, या कोई एयरक्राफ्ट होता है, तो उस एयरक्राफ्ट या शिप्स पे जो लोग उस पे काम करते हैं, जो चलाते हैं ना, उनके ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि उसके जो शिप्स और एयरक्राफ्ट के जो मेंबर होते हैं, ठीक, उस मेंबर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आप क्रू बोलते हो। ठीक है, क्रू कहा जाता है, क्रू, इसका हम क्रू भी बोलते हैं। तो क्रू जो वर्ड है इसका मतलब होता है समूह। किसका? जो शिप और एयरक्राफ्ट जो चलाता है, उस पे जो काम करता है, उसका समूह को बोलते हैं क्रू। ओके, नेक्स्ट वर्ड है गैंग, इसी ऑप्शन में। तो गैंग का मतलब, इसी ऑप्शन में गैंग था ना, गैंग बोलते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं, बस क्रिमिनल्स के जो समूह होता है, क्रिमिनल्स के समूह को। स्पेलिंग में गलत लिख दिया गया।
क्रिमिनल्स ऐसे होता है, तो अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स बोल सकते हो, अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, उसको बोलते हैं गैंग। और कोई वर्ड था, एक वर्ड था फ्लीट, फ्लीट भी बहुत अच्छा जबरदस्त वर्ड है। फ्लीट का मतलब होता है जो अ ग्रुप ऑफ, ऐसे बोल सकते हो, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जो जहाज होती है, शिप्स होती है, उसका जो ग्रुप अगर एक जगह है, बहुत सारे शिप एक जगह इकट्ठे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लीट बोलते हैं। तो शिप्स के समूह को फ्लीट कहा जाता है। तो आई होप कि चारों वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लॉक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भेड़ के ग्रुप की बात हो रही है कि जो शेफर्ड है, जो गरेरिया है, वो शीप का देखभाल कर रहा था। जो शीप के जो फ्लॉक ग्रुप, उनके देखभाल कर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, 4, 5, 6 को देखते हैं। तो फोर्थ पे पहले फोकस कीजिए, क्या करना है इसमें, फिल ऑफ द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव। आपको एक सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, कि कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। फोर्थ नंबर आंसर दीजिएगा। स्टूडेंट का आंसर ए भी है, बी भी है, फॉर भी आया है, बाई भी आया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि द विजिट ऑफ द पीएम हैज बीन एडवांस्ड डैश 2 days। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, किसी मुलाकात को करता है तो वो प्लान करता है, किसी मतलब 2 दिन पहले की प्लान की गई है, ठीक है, मतलब पीएम की विजिट के लिए 2 दिन पहले ही प्लान किया गया है। तो एडवांस बुकिंग चल रहा है, इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे मतलब बाई का यूज करोगे, बाई 2 days, एडवांस्ड बाई 2 days का मतलब क्या होगा, जो 2 दिन पहले ऑर्गेनाइज किया गया। फॉर या सिंस का प्रयोग क्यों नहीं होगा यहाँ पे, फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं से के अर्थ में, वो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मैं बोलूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days, ठीक है, तो यहाँ पे कोई से का सेंस नहीं है, ठीक है, कि 2 दिन से कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे फोर सेंस का यूज करोगे नहीं। टू का तो दूर दूर तक यहाँ पे नाता नहीं है, एडवांस 2 days बिल्कुल नहीं होगा, तो बाई का ही सेंस होगा, एडवांस्ड बाई 2 days, मतलब कि 2 दिन पहले ऑर्गेनाइज करना। क्लियर, आंसर होगा बी, मतलब 2। 5 नंबर देखते हैं, नॉर्मली बी स्टेज डैश अंटिल 11 PM these days। देखो एक वर्ड होता है, फ्रेजल वर्ब में आपको मिलता है, स्टेज आउट, स्टेज ऑन, स्टेज अप। यहाँ पे है कि 11 PM यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कि आजकल मैं 11 बजे के पहले स्टेज अप, नॉर्मली बी स्टेज अप अंटिल 11 PM दिस डेज। क्या मतलब, एक वर्ड होता है स्टेज अप, जिसका मतलब होता है कि जो यूजुअल टाइम है ना, उससे देर से सोना। जैसे मान लो कि आप 10 बजे सोते हो, किसी दिन आप 11 बजे या 12 बजे सोते हो, इसका मतलब कि आप आजकल स्टेज अप कर रहे हो, मतलब थोड़ा लेट से सो रहे हो, ठीक है, तो आंसर दोगे आप स्टेज अप। स्टेज अप का मतलब क्या होगा, क्या होगा, यूजुअल टाइम से देर से सोना, ठीक है, जो सामान्य वक्त होता है उस वक्त में आप नहीं सो रहे हो, लेट से सो रहे हो, ठीक। स्टेज ऑन ठहरे रहना, स्टेज आउट बाहर चले जाना, ये सब का सेंस आएगा नहीं कि 11 PM सोने की बात हो रही है, रात 11 बजे। 6 नंबर देखना, ये तो आप बता सकते हो, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स डैश एंशिएंट टाइम। देखो फ्रॉम, सॉरी, यहाँ जो सिंस और फॉर की बात तो पहले से हटा ही दो। आपको पता है सिंस फॉर का यूज मैं आपको प्रीपोजिशन में पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे से।
प्रीपोजिशन में क्या बताया, सिंस फॉर में बहुत अच्छा से डिफरेंस भी बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सिंस का यूज डेफिनिट टाइम के लिए यूज किया जाता है, फॉर का यूज इंडेफिनिट टाइम के साथ यूज किया जाता है। और बात किया जाए दोनों का कि कौन से टेंस में यूज किया जाता है, तो इसका यूज हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। तो ऐसा कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है। कहाँ हैव हैज बीन दिख रहा है, कहीं है नहीं है। तो सेकेंड और थर्ड तो हटा ही दो। बट फ्रॉम क्यों, फ्रॉम इसलिए यहाँ पे क्योंकि डेट फ्रॉम होता है, डेट फ्रॉम जो भी पीरियड हो, ठीक। डेट फ्रॉम एंशियंट टाइम्स क्या मतलब होता है, जो पहले मतलब किसी भी पहले से शुरुआत होना, किसी भी अर्लियर टाइम पीरियड में शुरुआत होना, डेट फ्रॉम होता है। मतलब कि हिंदू रिलीजन जो था ना, उसका इतिहास वो एंशियंट टाइम से उसकी शुरुआत हुई है, प्राचीन समय से उसकी शुरुआत हिंदू रिलीजन की इतिहास की बात किया जाए तो एंशियंट टाइम से देखने को मिलता है, प्राचीन समय से देखने को मिलता है। तो डेट्स फ्रॉम बिल्कुल सही होगा। तो ये रहा 1 to 6 क्वेश्चन। अब आते हैं सीधा अपने पैसेज पे, जो हमारा टारगेट भी था पैसेज करना। तो देखो पैसेज को करने के लिए आपको दो मेथड तो पहले करना होगा, या तो आप क्वेश्चन पढ़िए पहले जो आपको कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि दोनों तरीका सही है, ठीक है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि कोई टीचर बोलते हैं पहले क्वेश्चन पढ़िए, कोई टीचर बोलते हैं पहले पैसेज पढ़िए। तो दोनों तरीका सही है। आप कहीं भी सर्च भी करोगे अच्छे से तो आपको वही दो मेथड दिखेगा। तो आप कंफर्टेबल किस में हो। तो मेरे हिसाब से मैं अपना लॉजिक लगाता हूँ, तो मैं कभी क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंग करना होता है तो मैं पहले पैसेज पढ़ता हूँ, वो भी एज फास्ट एज पॉसिबल। तो इसका एज फास्ट एज पॉसिबल कोशिश करते हैं इसको पहले पढ़ने की, ठीक है। इसको पैसेज को, या अगर आपको लगता है क्वेश्चन को तो वो भी देख लेते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन पढ़ो तो कितना है, 7 से 11 तक, 7 से 11 मतलब 5 क्वेश्चन पैसेज से। 7th नंबर क्वेश्चन है इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल, क्या जो हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करते हैं, मतलब खुद से जो हम सीखते हैं, वो इंडिविजुअल के लिए वो क्या है। अब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब आपको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जैसे मिला तो ये आपके कहीं ना कहीं कीवर्ड्स दिख गया, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या मिला, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एक कीवर्ड्स है। अब कहीं ना कहीं आपको दिमाग में चलेगा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जैसे पैसेज पढ़ोगे तो सेल्फ डायरेक्टेड जहां लिखा है वहीं से आपका आंसर बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, लिखा है देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, अब सेल्फ डायरेक्टेड पे ही है देखा जाए तो। अब यहाँ भी बोल रहा है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की जरूरत क्यों है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि अब आपको आंसर यहाँ पे ढूंढना है, लेकिन आपके माइंड में चला गया सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एक कीवर्ड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, फिर से सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, मतलब कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है सेल्फ डायरेक्टेड का, मतलब कि सेल्फ डायरेक्टेड वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, क्या वो एक्टिव लर्निंग हुआ, पैसिव लर्निंग हुआ, या कंपल्सिव या रिपल्सिव। तो वो आपको पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज व्हाट, जो आज के मॉडर्न इन्वायरमेंट है, जो आधुनिक जो पर्यावरण है, जो आधुनिक युग है, वो ऑथर के हिसाब से कौन सा युग है। अब ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। 11 नंबर, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डायग्नोसिंग इज व्हाट, डायग्नोसिंग आपको पता है डायग्नोज से बना है, डायग्नोज मतलब निदान करना होता है ना, किसी भी बीमारी को पता लगाते हैं, ठीक, जिसका निदान करते हो। जैसे मान लो किसी को पेट दर्द कर रहा है, तो पेट दर्द कर रहा है तो उसके लिए पहले डॉक्टर क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा, कुछ ना कुछ करेगा ना उसके पता लगाने के लिए। तो डायग्नोज करेगा पहले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई। ये तो आपको वर्ड पावर अगर पता है तो अगर पैसेज नहीं भी पढ़ोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि इसका मतलब क्या होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि 3 आंसर होना चाहिए 11 का, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। चलो पहले अब देखते हैं अभी यहाँ पे पैसेज को, कहाँ से शुरू हो रही है पैसेज, यहाँ से।
सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग in its broadest meaning, describe a process in which individuals take the take the initiative with or without the help of others. अब यहाँ पे यहीं से पता चल गया कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या होता है, कि इंडिविजुअल्स के लिए है क्या सेल्फ डायरेक्टेड। यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको दिखेगा जो इंडिविजुअल्स के लिए क्या है, टेक द इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। अब फर्स्ट का तो आंसर यहीं पे दिख गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या दोगे, ए दोगे, टेक्स इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। जो सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग होता है ना, वो खुद से इनिशिएट करने को वो बोलता है, मतलब कि खुद से शुरुआत कीजिए, खुद से लर्न कीजिए, खुद खुद को चैलेंज कीजिए। ठीक है, आपको किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग वही होता है जो इंसान खुद से कोई चीज ढूंढता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेता है, समझ रहे हो, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, खुद का केस स्टडीज करता है, डिस्कशन करता है, रोल प्ले करता है, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव लर्निंग कर रहा है। तो जो एक्टिव लर्न कर रहा है मतलब कि वो खुद से कर रहा है, अकेला कर रहा है, तो आंसर होगा ए। ना कि वो पैसिव होता है, ना वो हेल्पलेस है, ये फोर्थ भी नहीं होगा, आंसर 7 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, थोड़ा सा और जूम करते हैं, शायद आपको दिखे, ज्यादा जूम आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, अब बताओ यहाँ पे पूरा अगर पैसेज फास्ट पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो एक बार में, कि क्या इसका मतलब हुआ, कि इन डायग्नोजिंग देयर लर्निंग नीड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग गोल्स, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज फॉर लर्निंग। देखो यहीं पे बता दिया कि जो डायग्नोजिंग होता है वो क्या होता है, जो डायग्नोजिंग होता है वो किसी भी लर्निंग गोल्स को आइडेंटिफाई करता है, यहाँ पे दिख गया। और यहाँ पे आपको क्या दिखना था, डायग्नोजिंग का मतलब 11 का 3, आइडेंटिफाइंग यहाँ पे आ गया आंसर। ठीक, resources for learning, choosing and implementing learning strategy and evaluating learning outcomes. Thus, it is important to attain new knowledge easily and skillfully for the rest of his or her life. मतलब कि लर्निंग जो होता है, रणनीति होता है, वो खुद खुद से सीख के आउटकम्स प्राप्त करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान को अटेन करता है बहुत आसानी से। ठीक है, अपने जीवन भर। व्हाट इज नीड ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की जरूरत क्या होती है, एक कहीं क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी जरूरत क्या है और क्यों है। देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, क्यों, तो यहाँ पे आपको आंसर देखने को तुरंत मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, कि who take the initiative in learning learn more things and learn better than people waiting to be taught. The second reason is that self-directed learning is more natural process, psychological development and essential aspect of maturing is development the ability to take increasing रिस्पॉन्स। एक बार अच्छे से एकदम फास्टली पढ़ लो, ठीक है, और फास्ट में पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा इसका मेन आइडिया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन लाइफ टू बिकम इंक्रीजिंगली सेल्फ डायरेक्टेड। The third reason is that many of the new development is education put a heavy responsibility on the learners to take a good deal of initiative in their own learning. मुझे यहाँ पे एक चीज दिखा, टू मीट, कहाँ था, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की आवश्यकता क्यों है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे था कि व्हाट इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो यहाँ पे हु टेक द इनिशिएटिव इन लर्निंग, लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर, बेस्ट है यही, आपको तो यहीं पे दिख जाना चाहिए ये लाइन। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ हो जाना चाहिए। हु टेक द इनिशिएटिव इन लर्निंग, जो लर्निंग में इनिशिएट करता है, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा सीखता है, ठीक है, जो अच्छा से अच्छा सीखता है, सेफ डायरेक्शन की आवश्यकता वही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, जो इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या दोगे, 2 मिला, नहीं ना था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आगे तक क्या था, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब बताओ तो आप लोग थोड़ा सा इजिली बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना तो
क्या कह रहा है कि बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मतलब क्या होता है? क्या आंसर दोगे? बताओ, 4 ऑप्शन है आपके पास। ये आप लोग तो थोड़ा आंसर, आप थोड़ा, मैं भी समझू कि आप लोग एक्टिव हो कि नहीं यहाँ पे। इन 4 ऑप्शन में से बताना सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का क्या मतलब होगा। खुद से इंसान सीखता है कि कोई दूसरा कोई सिखाता है? कौन हेल्प करता है? कोई हेल्प करता है? कंपल्सरी है, रिपल्सिव है? तो सबको पता है कि ये एक एक्टिव लर्निंग होता है। इंसान खुद से इनिशिएट करता है विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी अदर्स हेल्प। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है, एक्टिव ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ तो इसी बात पे। द मॉडर्न इन्वायरमेंट, अब ये लाइन पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो, कभी भी पैसेज जो होता है ना, पैसेज, तो कोशिश करना, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है ना, तो कोशिश करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो मतलब शुरू में ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहीं ना कहीं होगा पैसेज में। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा तो उसके नीचे होगा, थर्ड होगा तो फिर उसके नीचे फोर्थ होगा, ऐसे ही चलता है पैसेज में, मोस्टली यही देखा जाता है। तो जैसे आप लास्ट क्वेश्चन देख रहे हो तो आप लास्ट में ही ना होगे, शुरू में थोड़ी देखोगे, पैसेज नहीं देखना होगा। लास्ट क्वेश्चन मतलब कि लास्ट का लाइन देखना होगा आपको, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड। तो क्या कह रहा है कि मॉडर्न इन्वायरमेंट, ऑथर के अकॉर्डिंग मॉडर्न इन्वायरमेंट कैसा था? रिस्ट्रिक्टिव था, कोई रेस्ट्रिक्शन था, या इंस्ट्रक्टिव था, लेस डेवलप्ड था, या इम्प्रैक्टिबल था? तो कहाँ मिलेगा? आगे पढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट एजुकेशन, the third reason is that many of the new development education but put a heavy responsibility on the learner, also take a good deal of initiative in their own learning to meet the challenges in today's instructive environment। देख रहे हो यहाँ पे, ये लाइन को अच्छे से देखो, पढ़ो। मुझे तो मिल गया, आपको क्या मिला? टू मीट द challenges in today's instructive environment। ठीक है, मतलब कि आज के टाइम में, जो आज के इन्वायरमेंट में, वो कौन सा इन्वायरमेंट है? आज के मॉडर्न, आज का मतलब मॉडर्न, अब मॉडर्न में कैसा इन्वायरमेंट है? मॉडर्न में इंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट है। आई होप कि आपको मिल गया इंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट। यहाँ पे इंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट आज के टाइम में ऑथर के अनुसार इंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट है। ठीक, तो आंसर दोगे 2, 10 का 2 आंसर इंस्ट्रक्टिव। मैं बोलता रहा हूँ, बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है पैसेज, ठीक है, बस आपको ढूंढना होता है। देखो, मैंने बोला निशांत, मैंने बोला कि मोस्टली, मोस्टली का मतलब अधिकांशतः यही देखा जाता है कि पैसेज जो होता है लाइन बाय लाइन ही चलता है। और जो आप बोल रहे हो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर शुरू में ही मिला, तो ये था वर्ड पावर का। ठीक है, वो वोकैबुलरी जो है तो कहीं से पूछ देगा, पूरा पैसेज में थे, या तो शुरू से पूछेगा, मिडिल से पूछेगा, एंड से पूछेगा। तो वर्ड से अगर देखोगे तो कहीं से भी पूछ सकता है, बट ये जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो लाइन बाई लाइन मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, कोई ना कोई क्वेश्चन तो खैर ऊपर नीचे होगा ही। मतलब मैंने बोला कि एक स्मार्टली वर्क करने के लिए, कि आप अगर फास्ट पढ़ रहे हो, अगर फास्टली आंसर देना चाहते हो, तो यही एक बेस्ट ट्रिक है कि कोशिश करना कि अगर लास्ट का देख रहे हो तो लास्ट में ही देखना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सबको दिख गया कि ये होगा आइडेंटिफाइंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये होगा पैसेज। आई होप कि आपको पैसेज समझ में आया हो किस तरीके से किया गया है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एक बार देख लेते हैं। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक का मतलब बताओ। मतलब कि जिसको हम बोलते हैं घृणा, नफरत करना, जिससे बैर है, तो इसका आंसर होगा 3। एनिमोसिटी कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा नफरत की बात होती है, जिसको हम शत्रुता बोलते हैं, बैर बोलते हैं, एनिमोसिटी का मतलब होता है। मैलिस का मतलब तो ईर्ष्या होता है, मैलिस मतलब ईर्ष्या। एंटिटी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, मतलब कि विनम्रता से सेंस है, विनयी को हम बोलते हैं, विनम्रता पूर्वक को। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी का मतलब जो पारस्परिक संबंध किसी से होता है, परस्पर संबंध होता है किसी भी चीज से, जिसको हम परस्पर या पारस्परिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दोगे एनिमोसिटी। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा जगह जहां पक्षियों को रखा जाता है। तो पक्षियों को कहाँ रखा जाता है?
पक्षियों को रखा जाता है, आई थिंक एवियरी होना चाहिए, 13 का 1 होना चाहिए, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि मैं एलिमिनेट करके ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हाउस में तो लोग रहते हैं। और एपियरी पता है, एपियरी में मधुमक्खियों को रखा जाता है, जहाँ पाला जाता है। तो मधुमक्खियों को पालने का जो स्थान होता है वो एपियरी कहलाता है, तो ये भी नहीं होगा। और एक्वेरियम सबको पता है घर में होता है, जिसमें मछली होती है, तो थर्ड भी नहीं होगा। तो आंसर निकल के आ गया एवियरी। एवियरी का मतलब पक्षीशाला जिसको कहा जाता है। 14 नंबर, लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी किसी का खो गया, मतलब कि जिसके पास स्मृति नहीं है, वो मेमोरी शक्ति नहीं है। लॉस ऑफ मेमोरी को हम बोलते हैं एमनेसिया। आंसर दोगे 2। एमनेसिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। फॉरगेटिंग भूलना, यहाँ भूलना एग्जैक्ट मीनिंग मतलब निकालो, एक वर्ड है ही एमनेसिया, तो फॉरगेटिंग क्यों करोगे। इंसोम्निया का मतलब तो अनिद्रा होता है, जिसको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया कहलाता है। उस सिचुएशन को, उस बीमारी को भी बोल सकते हो इंसोम्निया, अनिद्रा को कहा जाता है। और इम्ब्रोसिया का मतलब होता है इसको शुद्ध हिंदी में अमृत बोलते हैं। अमृत जो होता है एम्ब्रोसिया कहा जाता है। तो ये तो होगा नहीं, आंसर 2 होगा। लास्ट, यस, लॉस ऑफ स्लीप बोल सकते हो तहसीन, बिल्कुल। अ स्टडी ऑफ साउंड्स, देखो बहुत अच्छा वर्ड है, साउंड से रिलेटेड। साउंड, फोन का मतलब ही होता है साउंड, फोन मतलब साउंड, ठीक है। और लिंग्विस्ट, लिंग्वी मतलब कि लिंग्वी एक लैंग्वेज रिलेटेड है, जो भी रूट वर्ड मिल रहा है। तो लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है जो भाषा का विज्ञान होता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज बोल सकते हो। स्टडी ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ साउंड फोनेटिक्स कहा जाता है, फोर्थ आंसर होगा। और स्टाइलिस्टिक्स क्या कहा जाता है, स्टाइलिस्टिक्स आई थिंक स्टडी ऑफ स्टाइल, आई थिंक स्टडी ऑफ स्टाइल, क्योंकि वो शैली विज्ञान होता है, जो शैली विज्ञान जिसमें एक स्टाइल होता है, किसी भी स्टडी से रिलेटेड, स्टाइल से रिलेटेड स्टडी। और सिमेंटिक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स स्टडी ऑफ मीनिंग होता है, जो बोलते हैं हम अर्थ विज्ञान, ठीक है। स्टडी ऑफ मीनिंग, सिमेंटिक्स। तो स्टडी से रिलेटेड भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप कोशिश कीजिएगा कहाँ से डाउनलोड करने की। आपको मैं अब पीडीएफ ही प्रोवाइड कर सकता हूँ ना, ये तो आप देख के ये याद कर सकते हो इजिली। कि स्टडी ऑफ हार्ट, जो हार्ट का अध्ययन करता है कार्डियोलॉजी कहलाता है। जो इन्वायरमेंट का स्टडी करता है, मतलब जो इन्वायरमेंट का स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। जैसे हार्ट का स्टडी जो किया वो कार्डियोलॉजी, वो स्टडी को बोलेंगे। जो स्टडी कर रहा है जो इंसान, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। इसमें जिस्ट लगा दोगे वो इंसान हो जाएगा। और स्टडी मतलब लॉजी, लॉजी मतलब ही स्टडी होता है ये। इसका पीडीएफ सिर्फ देखोगे ना, तो सिर्फ देख के, सिर्फ पढ़ के किसी भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको दूसरा कोई समझाए, ये खुद से समझ लोगे पढ़ के सिर्फ। यहाँ पे देखो लॉजी का मतलब लिखा गया है ब्रांच ऑफ लर्निंग, स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाई करते हो, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कोई भी लर्न कर रहे हो, उसको हम लॉजी बोलते हैं। रूट वर्ड लॉजी से आता है, लॉजी एक रूट वर्ड है। और इसी से किसी भी लग गया तो वो एक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बायोलॉजी, जोलॉजी, जेनोलॉजी, ये एक क्या है, एग्जाम्पल है। लॉजी मतलब की स्टडी, स्किन का स्टडी, डर्मेटोलॉजी। तो इसका पीडीएफ आप लोग क्या कीजिए,